दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी तैयारी 4 के लिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि हमने अब तक मॉडर्न हिस्ट्री साइंस के वीडियो को कंप्लीट किया है। साइंस में बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट करवानी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके थ्रू आप अपने एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ पाएंगे और आपकी वर्तमान में तैयारी कैसी है इसका भी अंदाज़ा आप इन क्वेश्चन के आंसर दे करके यह अनुमान लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में विश्व का भूगोल। बहुत से स्टूडेंट को यह लगता है कि विश्व के भूगोल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो आज ये आपका भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कि सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में ही पूछे गए हैं। विश्व के भूगोल में ब्रह्मांड एवं सौरमंडल से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रश्न हमारा है नंबर 1, सूर्य है एक पीला तारा, लाल तारा, श्वेत तारा, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का आंसर आप देने का प्रयास अवश्य करेंगे और जितने प्रश्न आपके गलत होते हैं उन प्रश्नों पर आपको विशेष फोकस करना है, उसका एनालिसिस भी बहुत अच्छे से देखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पीला तारा। प्रीवियस ईयर के थ्रू ही आप अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक टेस्ट आप लगा के देखिए कि आपके कितने प्रश्न उसमें सही बन रहे हैं, उसके अनुसार आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। सूर्य एक पीला तारा है। सूर्य के पीले दिखने के पीछे स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन को बताया जाता है। हम जानते हैं कि सूर्य से आने वाली किरणें 7 अलग अलग रंग की होती हैं और वायुमंडल से गुजरने से कुछ किरणें चारों ओर वायुमंडल में बिखर जाती हैं, जिससे सूर्य और उसकी रोशनी हमें पीली दिखती है और सूर्य को पीला तारा समझा जाता है। अगला प्रश्न है 69th बीपीएससी में यह प्रश्न आया था, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तारों का एक समूह है, या घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं, या किसी तारे का विस्फोट है, या किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे हैं। तो ब्रह्मांड में पल्सर घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। 69th बीपीएससी के क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं आपके बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में, इसलिए 69 बीपीएससी के साथ अन्य सभी बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। उन्हीं प्रश्नों को आपको देखना है। ब्रह्मांड में पल्सर घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं। 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इससे अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त रूप से घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तथा न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। इसी अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय तक सिकुड़ता हुआ चला जाता है, अर्थात न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिणाम में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्य मुक्त पिंड को कृष्णा छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं। अगला प्रश्न है, आप ये देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 के फर्स्ट शिफ्ट में पेपर सेकेंड में पूछा गया था। आपको बता दें कि इसमें पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आप यदि किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है ये वीडियो। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह से रिलेटेड सभी फैक्ट आप बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि बार बार क्वेश्चन बनते हैं। आकार और माप में समानता के कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। इसे सांझ का तारा तथा भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र के वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति 90 से 95% तक है। शुक्र और बुध ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। ये सभी फैक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य की पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है। ये प्रश्न बार बार बनता है कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कि सूर्य की विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं। तो इसका आंसर याद रखना है शुक्र और बुध। अक्षांश एवं देशांतर से कैसे प्रश्न आए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। तो ओजोन छिद्र सबसे अधिक स्पष्ट कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर,
उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 के पीआरटी में आया हुआ प्रश्न था यह। दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट है। समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय विस्तृत रूप से होता रहता है, लेकिन यह अवक्षय अंटार्कटिक क्षेत्र में विशेष रूप से अधिक होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ काफ़ी बड़े क्षेत्र में ओजोन की परत काफ़ी पतली हो गई है। ओजोन छिद्र पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किलोमीटर के बीच समताप मंडल में पाया जाता है। काफ़ी स्टूडेंट वर्ल्ड जियोग्राफी को स्किप कर देते हैं, तो यदि आप पूरा स्कोर करना चाहते हैं जियोग्राफी में, तो आपको वर्ल्ड जियोग्राफी भी ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। किसी भी एग्ज़ाम के सिलेक्शन में एक एक अंक काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं आपके सिलेक्शन के लिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको सभी पॉइंट को कवर करना चाहिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे। आप एनसीईआरटी पर आधारित हमारी वन लाइनर मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चैनल पर अपलोड है। यदि आप शॉर्ट में उसे देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा। 1 घंटे में आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लास है। उसे देखने के बाद आप वर्ल्ड जियोग्राफी के सभी प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाने वाला है। यदि आपके पास बुक हो तो उसी से आप पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक है। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 180, 178, 179। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आप देख सकते हैं ये प्रश्न यहाँ पर इसका प्रमाण है। 69 बीपीएससी में भी पूछा गया है और बीपीएससी टीआरई 2 में भी पूछा गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 179। ग्लोब या मानचित्र पर भूमध्य रेखा के समांतर खींची रेखाएं जो समान अक्षांशीय कोण वाले स्थानों को मिलाती हैं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। 1 डिग्री के अंतराल पर इन रेखाओं की उत्तरी गोलार्ध में ग्लोब पर कुल संख्या भी 89 है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध के ग्लोब पर कुल संख्या 89। इस प्रकार ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। 179 में 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा भी सम्मिलित होता है। अगला प्रश्न है 69 बीपीएससी का यह प्रश्न है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिप्पू यानी कि भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच यानी 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 6 PM। ग्रीनविच और थिप्पू के बीच का अंतर 90 डिग्री देशांतर, कुल समय का अंतर यहाँ पर 360 मिनट का है। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया गया है 90 में, और 360 में आप यदि 60 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 6 घंटे, और यहाँ पर 12 में आपको 6 घंटे जोड़ देना है, जिसके बाद आपको आंसर 6 PM प्राप्त होने वाला है। थिप्पू का स्थानीय समय ग्रीनविच के समय से 6 घंटे अधिक है, अर्थात शाम 6 बजे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। फलस्वरूप पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ता है तथा पश्चिम में जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घटता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? ऑप्शन हम देखेंगे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री और 66.5 अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, दक्षिण ध्रुव वृत्त यानी कि अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए इसकी डिटेल एनालिसिस देखते हैं ताकि ऐसे प्रश्न जब दोबारा आए तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। शीत कटिबंध पेटी का विस्तार 66.5 से 90 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में होता है। इसमें टैगा टुंड्रा तथा हिमाच्छादित प्रदेश आते हैं। शीत कटिबंध क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त के बीच स्थित है तथा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक वृत्त के बीच स्थित है। भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण इन क्षेत्रों में केवल सूर्य की तिरछी किरणें ही पहुंच पाती हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? आंसर होगा दोपहर के 2 बजे होगा। ग्रीनविच देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा व अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी
कहा जाता है। यह पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ती हुई लंदन के पास स्थित ग्रीनविच शहर से गुजरती है। ग्रीनविच देशांतर से 1 डिग्री पूर्व बढ़ने पर 4 मिनट के समय में वृद्धि तथा 1 डिग्री पश्चिम बढ़ने पर समय में 4 मिनट की कमी होती है। उसके अनुसार यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 डिग्री में, तो यहाँ पर आपका 120 मिनट होगा, जो कि बराबर होता है 2 घंटे के। अतः ग्रीनविच देशांतर पर 12 बजे में आप 2 घंटा यदि जोड़ देते हैं तो यह आपका आंसर प्राप्त होने वाला है दोपहर का 2 बजे का समय। हिस्ट्री की अगली टॉपिक है विश्व के महाद्वीप, देश, राजधानी एवं सीमाएं। इससे जितने भी प्रश्न आए हैं आपके बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 हो या फिर 69 बीपीएससी, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट, सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट और सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन ये सभी साबुन और डिटर्जेंट में प्रदूषक होते हैं। गौरतलब है कि साबुन बनाने के लिए आवश्यक वसा और तेल पौधों और जानवरों से निकाले जाते हैं और इसे ट्राइग्लिसराइड बनाने के लिए वसा के प्रति अणु में 3 फैटी एसिड अणु मिलाए जाते हैं। इस प्रकार संदर्भित प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सत्य हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन हम देखेंगे, सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दूसरा है, यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। अगला कथन, इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है, जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, गलत कथन का चयन करना है। तो इस प्रश्न के अनुसार गलत कथन है ऑप्शन डी, यानी कि 1 और 3। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी तथा विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसकी सीमा 3 देशों केन्या, युगांडा और तंजानिया से लगती है। विक्टोरिया झील से श्वेत नील नदी का उद्गम स्रोत है। विषुवत रेखा इस झील से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण, यानी कि एसर्शन और रीजन पर आधारित ये प्रश्न है। अभिकथन है, घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। रीजन इसका दिया गया है, किस समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। सही उत्तर का चयन करना है और इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हम बता देते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। अगला प्रश्न है यूएई के रियासती राज्य कौन से हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कैन, फुजैरा, रास अल खैमा, ये सभी यूएई के रियासती राज्य हैं। इसका एनालिसिस भी यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। ऑप्शन हम देखेंगे, यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है। यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाती है। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी। आइए इसकी डिटेल एनालिसिस देखेंगे। बीपीएससी TRE 1 के फर्स्ट शिफ्ट में यह प्रश्न आया हुआ था। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। सुपीरियर झील विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। यहाँ सुपीरियर सहित यूएसए की सीमा में संयुक्त रूप से जुड़ी हुई 5 झीलें पश्चिम से पूर्व क्रमशः सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो स्थित हैं। बीपीएससी TRE 4 के लिए NCERT बेस्ड हमारी लाइन बाय लाइन क्लास अपलोड है चैनल पर,
यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न आपको एनसीईआरटी से ही मिलेंगे। यूपीएससी के टीचर भर्ती में यदि आप एक अच्छा बेहतर स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी बुक को अवश्य फॉलो करनी चाहिए। अगली टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र, यानी इससे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। खनिज में निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है उपयुक्त में से एक से अधिक। खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। कुछ खनिज आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि कुछ अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में प्रमुख रूप से लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना आदि प्रमुख हैं। अवसादी चट्टानों में खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला के भंडार आदि प्रमुख हैं। और रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं फाइलाइट, सिस्ट, नीस, क्वार्टजाइट, मार्बल इत्यादि। अगला प्रश्न हम देखेंगे। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत इसे कहते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। 69th बीपीएससी के प्री एग्जाम में यह प्रश्न पूछा था। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है शैल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है अवसादी शैल कहते हैं, जो कि इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। चट्टानों के चूर्ण होकर नीचे जमा होते जाने से ही अवसादी शैल का निर्माण होता है। इसकी रचना परतों के रूप में होने के कारण इसे परत शैल भी कहा जाता है। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर अवसादी शैलों का विस्तार है। बीपीएससी टीआरई 2 के पेपर फर्स्ट में यह प्रश्न पूछा गया था। अगली टॉपिक है पर्वत पठार तथा मरुस्थल। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी की वीडियो जरूर देखिएगा, आपको 100% उससे काफ़ी लाभ होगा। आप सभी प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे और मात्र 1 घंटे की वो वीडियो है जो कि प्लेलिस्ट में दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? ऑप्शन हम देखेंगे अरावली, एंडीज, अपलेशियन, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि अरावली, एंडीज, अपलेशियन ये सभी युवा वलित पर्वत के उदाहरण नहीं हैं, बल्कि ये पुराने वलित पर्वत के उदाहरण हैं। आइए इसे डिटेल में हम देखते हैं। उपर्युक्त विकल्पों में एंडीज पर्वत को छोड़कर अरावली व अपलेशियन दोनों ही युवा वलित पर्वत नहीं हैं। ये प्राचीन वलित मोड़दार पर्वत हैं। ये वर्षों पहले बने हैं। इनमें मंद ढलान है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? प्राचीन वलित पर्वत के उदाहरण दिए गए हैं यूराल पर्वत, अरावली पर्वतमाला और अपलेशियन पुराने वलित पर्वत के उदाहरण हैं। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ता है तो उसे वलित या मोड़दार पर्वत कहा जाता है। अगला प्रश्न है दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। बीपीएससी टीआरई 1 के 4th पेपर में यह प्रश्न आया हुआ था। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना एक बृहद महाद्वीप जिसका अस्तित्व नव प्रागजीव महाकल्प से लेकर जुरासिक काल तक था। यह पेंजिया का दक्षिणी भाग था। उत्तरी भाग को लॉरेशिया कहा जाता है। अगली टॉपिक हमारी ज्वालामुखी एवं भूकंप होगी। इस प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं का मूल्यांकन करके अपनी तैयारी को उसी के अनुसार आगे बढ़ाइए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।